सभी को नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में ये जो राष्ट्रीय वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, राजनीतिक विज्ञान विभाग और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं राजनीतिक विज्ञान विभाग का सदस्य और राष्ट्रीय सेवा योजना का भी सदस्य हूँ और प्रभात सर ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में हुए हैं, आज का दिन ये बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है और भारत सरकार ने आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के संदर्भ में घोषणा की और 15 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के इस पूरे सप्ताह भर में इस प्रकार के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनजाति जो उनकी परंपरा रही है, संस्कृति और उनका गौरवशाली इतिहास है, जो इतिहास भारत की मुख्य प्रवाह से बिल्कुल अलग नहीं था, बिल्कुल भिन्न नहीं था, वो साथ में जुड़ा हुआ था। इन सभ्यता, संस्कृति, गौरवशाली इतिहास को उजागर करने की ये सारी योजना है। पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों भी इस कार्यक्रम के संदर्भ में इस क्षेत्र में उनका योगदान बहुत लंबे समय से रहा है। गिरीश जी से मेरा सौभाग्य ये भी रहा है कि पिछले कई वर्षों से मेरा उनका सानिध्य मुझे मिलता रहा है। उनका सारा जीवन ही जनजातीय जीवन को समर्पित रहा। तो हम आप दोनों का भी स्वागत करते हैं और हम सौभाग्यशाली मानते हैं गिरीश जी और संदीप टंडलवाल सर। और इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में हुए हैं, इनके पीछे की हमारी प्रेरणा ही हमारे प्रिंसिपल सर है, डॉक्टर प्रोफेसर रवि नारायण कर सर। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को बच्चों तक और हमारे जो लार्जर ऑडियंस है उन तक पहुंचाने के लिए हमें हमेशा प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया। वे इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने के लिए हमें हमेशा ही प्रेरणा देते रहे। सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। हमने हमारे व्यावसायिक और वैयक्तिक जीवन में जो भी हमने प्रगति अब कर पा अगर रहे होंगे तो उसके पीछे आपका बहुत बड़ा श्रेय है। इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सारे के सारे कार्यक्रमों में, इनके सारे कार्यक्रमों के आयोजन में IQAC की कन्वीनर प्रोफेसर कुशा तिवारी मैम, उनका सदैव मार्गदर्शन रहता है, प्रोत्साहन रहता है। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में हमारे महाविद्यालय में NAC की टीम आने वाली है जिसके संदर्भ में दिन रात मेहनत हो रही है, प्रिंसिपल सर और कुशा मैम उसको स्टीयर कर रहे हैं। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी अपना समय निकाला और हमारे साथ रहे, हम आपके बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में इसलिए भी हो पाया क्योंकि इसकी शुरुआत से लेकर के इसकी पूरी संकल्पना ही डॉक्टर प्रभाष शर्मा सर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने ये सदैव मार्गदर्शन किया है। इसी के साथ में जो जिनको मैं डॉक्टर मीना शिरीष मैम, हमारी विभाग की हमारी मेंटर और राजनीति पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान विभाग के हमारे प्रभारी डॉक्टर सीताराम सर, वे हमेशा ही हमें मार्गदर्शन करते रहे। इस कार्यक्रम में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। हम आपके भी आभारी है सर। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले और इस कार्यक्रम को जो सफल हम आयोजन कर रहे हैं उसके पीछे हमारे जो शिक्षक, सदस्य और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र सदस्य, उनकी भूमिका अनन्य साधारण है। उन्हीं की वजह से बच्चों ने, विशेषकर बच्चों ने जो यहाँ पर योगदान दिया है, पोस्टर बनाने से लेकर के हर चीज को बढ़ चढ़कर जिस प्रकार से आगे बढ़ाया हुआ है, उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम सफलता से आगे बढ़ रहा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी को बुलाने के पहले मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर प्रोफेसर रवि नारायण कर सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारा मार्गदर्शन धन्यवाद विवेकानंद जी।
उपस्थित सारे माननीय अतिथि सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष की विषय है कि हम लोग का सर्वप्रथम जनजाति गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। और जैसे विवेकानंद जी ने बताया, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती पर हम लोग ये मनाने जा रहे हैं। और आज मुझे अत्यंत आनंद अनुभव कर पा रहा हूँ, क्योंकि वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए माननीय गिरीश जी हमारे साथ हैं, तो जिन्होंने पूरा जीवन अपना इसी काम पे समर्पित किया। और जितना भी भारत सरकार का स्कीम से वगैरह वगैरह अपना लाइफ में उन्होंने देखा हुआ है कि ये लोग कैसे, कहाँ इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, कि समाज में जो सुधार आ रहा है उसमें ये क्या बहुत बड़ा प्रेरणा मैं समझ पा रहा हूँ गिरीश जी का रहा है। और ये भी और भी अत्यंत आनंद की बात है कि दिल्ली में स्थित हमारे श्यामलाल कॉलेज में भी हम हर वर्ष देख रहे हैं कि जितना इस इलाके से जितना बच्चे हमारे पास आते हैं, निरंतर उसमें भी प्रगति हो रहा है। चाहे नॉर्थ ईस्ट प्रांत से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, हर प्रांत से बच्चे हमारे पास, वनवासी बच्चे भी हमारे पास आने लगे। यह अत्यंत आनंद की विषय है। और बिफोर मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारे आज का जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है डॉक्टर प्रभास शर्मा का कोई बहुत बहुत बधाई। और इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस बार अपना जितना भी सहकर्मी और विद्यार्थी को साथ लेके ये काम को आगे बढ़ाया, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और साथ में हमारा जो IQAC है और का जो डायरेक्टर मैडम डॉक्टर कुशा तिवारी, उनका भी पूरा टीम, जितना भी ये सारे प्रोग्राम है और समाज के साथ जुड़ने के लिए और आगे बढ़ने की जो काम कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बज चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास 50 से ऊपर संख्या हो गया है। और इस विषय में हम चर्चा करने के लिए, बैठने के लिए और समाज को आगे कैसे ले जाए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है और प्रगति आप लोग सभी दिख रहा है, लेकिन जब तक हम सारे इस समाज का ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इसमें हम लोग अपने आप को जुड़ नहीं पाएंगे तो अच्छा इंसान कैसे बन पाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं गिरीश जी। और और विशिष्ट अतिथि के रूप में आज संदीप जी हमारे पास पुनः जुड़ गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने भी अपना जो, जैसे कहते हैं कि ग्रास रूट कनेक्ट, इस सब संप्रदाय के साथ और बाकी लोगों के साथ भी काम किया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। और इन लोगों से हम लोग भी सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। आप सभी को पुनः महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। और हम चाहते हैं कि अब तो धीरे धीरे खुल भी गया, हम लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोग जरूर आए हमारे साथ और यहीं बैठ के कुछ काम भी करेंगे, कुछ विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सर। और आपने जो कहा कि हमारे महाविद्यालय में विविध प्रांतों से जो बच्चे आ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि प्रांतों, बच्चों के साथ साथ, स्टूडेंट्स के साथ साथ आपने भौगोलिक समावेशकता जो है वो शिक्षकों के संदर्भ में भी आपने अपनाई है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को यहाँ पे जो अवसर मिला है वो आप ही की वजह से मिला है। आपने भौगोलिक समावेशकता का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले IQAC की कन्वीनर प्रोफेसर कुशा तिवारी मैम को आमंत्रित करता हूँ, वे हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर कुशा तिवारी मैम। Thank you, Vivek. I hope I'm audible. जी मैम। Okay. सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री गिरीश जी और डॉक्टर संदीप का, जो हमारे आज के प्रोग्राम में मेन अतिथि और रिसोर्स पर्सन हैं। सेकेंडली, ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है NSS और IQAC ने मिलके, उसके लिए मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी बच्चों को भी और जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपना योगदान दिया है और इतने विशिष्ट गेस्ट्स को हमारे बीच में लेके आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज, और हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस, वो
आजादी का अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में 1 साल तक चलेगा, उसके अंडर कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बहुत पहलुओं से ये प्रोग्राम है बिकॉज there is a huge contribution of tribal community in the cultural heritage of our country, जिसके बारे में बहुत जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, स्टूडेंट ग्रुप है, वो नहीं जानते हैं। काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं जानते हैं, क्योंकि एकेडमिक सिलेबस या स्कूल सिलेबस में बहुत ज़्यादा उनके कंट्रीब्यूशन, ट्राइबल कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में नहीं कहा गया है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जितने ऑर्गेनाइज होंगे उतनी अवेयरनेस ऑल और एंड नॉलेज गेन हमारे बच्चों का होगा। इनफैक्ट नॉट जस्ट कल्चरल हेरिटेज, जो आज तक एक पिक्चर बनाई गई है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत हेल्प की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी ट्रू, बट एट द सेम टाइम इतनी लर्निंग्स हम उनसे ले सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं आजकल सस्टेनेबिलिटी की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जितना कंट्रीब्यूशन ट्राइबल कम्युनिटीज का है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में, उतना शायद किसी और कम्युनिटीज का नहीं हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। इस तरीके के दिवस, इस तरीके के डेज जब हम कमेमोरेट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, देन वी विल receive a lot of information, gain knowledge, as well as understand the contribution of tribal communities in all aspects of our nation building. चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो, चाहे वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो। बहुत ज़रूरत है कि यंग जनरेशंस should know their contribution in our nation's growth as well as nation building. So I hope that जो हमारे resource person हैं, आज के इतने eminent guest हैं, वो जो भी हमें सिखाएंगे आज, it's going to contribute a lot to knowledge enrichment in this particular area. Thank you so much, Vivek and Prabhat ji and everybody else for celebrating this day on our college platform today. And I must thank our principal sir, Professor Ravi Narayankar, for he's been a source of inspiration. उन्होंने बहुत inspire किया है हमें to celebrate all achievements of our country, जो हमारे बच्चों को और टीचर्स को और जितने भी बाकी stakeholders हैं उनको और ज़्यादा connect करती है अपने heritage के साथ. So thank you, sir. Thank you, everyone. And I am looking forward to gaining a lot from this program. Thank you. धन्यवाद मैम आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। आपने ये सारे, जब से मैं कम से कम यहाँ पर कॉलेज में काम कर रहा हूँ, जब से आपने IQAC का जिम्मा संभाला है, आपने शिक्षक और विद्यार्थियों को जो इंग्लिश में कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, आपने हमेशा ही किया है। आपका बहुत बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम की सफलता और सुचारू ढंग से ये सब जो सफल आयोजन हुआ, उसके पीछे की सारी प्रेरणा जो है हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रभात शर्मा सर की है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, आप हमारा मार्गदर्शन करें और NSS के माध्यम से जो भी अभी तक हमने कार्यक्रम कराए हुए हमारे अतिथियों को अगर उनका थोड़ा सा परिचय दे तो उनको भी पता चल जाएगा। डॉक्टर प्रभात शर्मा। धन्यवाद विवेकानंद जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है सर। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और धन्यवाद इस रूप में भी आप सभी का कि इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि श्री गिरीश जी कुबेर जी का, और आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप तुंडुरवार जी का, कि उन्होंने अपने बहुत कीमती समय में से कुछ समय हमारे साथ आज अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समय निकाला है। और हमारी पूरी टीम IQAC की कन्वीनर कुशा जी हैं, राजनीति विज्ञान और हमारे दूसरे अधिकारी और अध्यापकगण भी जो मौजूद हैं, और विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः देखिए, आज का दिन हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को हमने
का आयोजन करने का निश्चय किया है। और इसमें हमारा एनएसएस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है इस तरह की गतिविधियों में। कॉलेज की स्थापना के समय से ही 1964 में 1964 में कॉलेज की स्थापना के बाद से ही एनएसएस लगातार इस दिशा में सक्रिय रहा है। इस तरह के अनेक कार्यक्रम वो करता रहा है। जैसे अभी हमने 2 अक्टूबर के दिन हमने ब्लड डोनेशन एक कैंप किया था, वो बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। सेवा ग्रुप के साथ हमने मिलकर वो कार्यक्रम किया था, बहुत सफल आयोजन हुआ था। इसके अतिरिक्त हम स्लम में जाकर लगातार काम करते हैं और ये हम इसको अपना एक सौभाग्य ही मानते हैं कि हम जिस भौगोलिक स्थिति में हमारा कॉलेज है शाहदरा में, दिल्ली में, वो पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया है। और जाहिर है कि वहां पर एक बड़ा वर्ग है जो कि अनेक प्रकार के अभावों से वंचित है। तो ये हमें एक मौका मिलता है, हमारे विद्यार्थियों को एक मौका मिलता है कनेक्ट करने का, जुड़ने का, अपनी स्नेह और अपनी भावना को प्रदर्शित करने का। तो उसके माध्यम से हम वो कर पाते हैं। तो ये आज का जो जनजातीय गौरव दिवस हम मना रहे हैं, ये भी उसी एक कार्यक्रम का एक हिस्सा है, ताकि हमारे विद्यार्थी एक तरह से परिचित हो सके एक ऐसे समाज जो कि एक लंबे समय तक उपेक्षित भी रहा है और कई तरह के अभावों से जूझता भी रहा है। और कई तरह के, और अब अगर आप देखेंगे तो पूरे वैश्विक परिदृश्य में स्थितियां बदली हैं। आज आदिम समाज के बारे में ज्यादा बात होती है, उनको लोग ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मूलभूत स्तर पर अगर आप देखेंगे, जीवन शैली के स्तर पर, जैसा कि कुशा जी ने कहा, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, समाज की बात हो, तो आज हम उसी दिशा में देखने का प्रयास करते हैं, है ना। क्योंकि जैसा वैश्विक परिदृश्य हमें दिखाई देता है, जिस तरह की स्थितियां आज हमें दिखाई देती हैं, तो वो समाज हमें ज्यादा सस्टेनेबल दिखाई देता है। खैर, आज के वक्ता इस पर और अधिक और बहुत ही बेहतर तरीके से प्रकाश डालेंगे। हम सब दोनों वक्ताओं को सुनने के लिए बहुत इच्छुक हैं और आनंदित भी हैं कि हम उनको सुन पाएंगे। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एनएसएस की तरफ से और अपने कॉलेज की तरफ से, और खासकर हमारे प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से, क्योंकि वो हमेशा हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं कि हम ऐसे दिवसों को सेलिब्रेट कर सकें, बच्चों को अवेयर बना सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आपकी ओर से अतिथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो वास्तविकतः राष्ट्रीय बन गया है। और मतलब राष्ट्रीय कार्यक्रम सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमारे साथ जो श्रोता है आज इस कार्यक्रम में, वो सर्वदूर देश भर से जुड़े हुए हैं। मैं कुछ सम्मानीय नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा। हमारी मार्गदर्शक राजनीतिक विज्ञान विभाग की डॉक्टर नीना शिरीष मैम, वे हमारी हमेशा मार्गदर्शक रही है और हमें हैंड होल्डिंग करना, उन्होंने हमेशा ही पढ़ाना कैसे और अपने आप को महाविद्यालय में किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, इसके संदर्भ में हमेशा ही मार्गदर्शन किया है। तो वे हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही में डॉक्टर नंदिता साइकिया अभी भी प्रोफेसर बनी, उनको हम उनका अभिनंदन भी करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज में। वे भी हमारे साथ जुड़ी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से डॉक्टर धनराज मसराम सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है वे। डॉक्टर गजानन बोरकर गढ़चिरौली के महात्मा गांधी महाविद्यालय है, वहां से वे भी जुड़े हुए हैं। और अन्य बहुत सारे जो सम्मानीय व्यक्ति जुड़े हुए हैं। कुछ नाम मेरे से छूट रहे होंगे तो मुझे क्षमा करिएगा। ये मेरी कुछ मर्यादाएं है, क्योंकि मैं एक संचालन भी कर रहा हूँ और नाम भी देख रहा हूँ, तो कुछ नाम अगर छूट गए हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का परिचय कराने के लिए मैं हमारी छात्रा वर्षा कुमारी को आमंत्रित करता हूं। वर्षा कुमारी, वर्षा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर किनको नाम क्या बताया सर? वर्षा कुमारी नाम है। आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है शायद बेटा। जी वर्षा अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर
आपको। सर एक्चुअली इनका नेट का इशू हो रहा है सर। नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क मैं इशू। एक काम करता हूं कि मैं ही परिचय करा देता हूं, या सर हमने किसी और को बताया परिचय करने के लिए? प्रभात सर। और किसी के पास शायद वो जानकारी नहीं होगी। वर्षा, अपना वीडियो बंद करके आप बोल सकते हैं, शायद नेट का स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। देखना हेलो। बेटा। हाँ वर्षा, अभी आवाज, हाँ ठीक है बेटा, आपकी आवाज आ रही है ठीक से। ठीक है सर। जी। तो यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम वर्षा है और मैं द्वितीय सत्र की छात्रा हूँ। और आज हमारे बीच उपस्थित अतिथि का मैं आप सभी से उनका परिचय कराना चाहूंगी। तो हमारे बीच उपस्थित है श्री गिरीश जी कुबेर, हितरक्षा प्रमुख हैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के। आज गिरीश हमारे बीच उपस्थित अतिथि का आप सभी के साथ परिचय कराते हुए मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। उन्होंने महाराष्ट्र पुणे में स्थित प्रसिद्ध फर्गुसन महाविद्यालय से केमिस्ट्री में बीएससी की है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में सावित्री बाई नामकरण हुआ है, से फिजिकल केमिस्ट्री में एमएससी की है। युवावस्था से ही आज तक उनका जीवन समाज एवं राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा है। 1975 में देश में आपातकाल के समय वे नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह के मार्ग पर किए गए आंदोलन में सम्मिलित रहे। सत्याग्रह के मार्ग पर किए गए आंदोलन में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 3 महीने के लिए कारावास का सामना भी करना पड़ा। फिर भी वह डरे नहीं। जेल से छुट्टी के बाद भी वह भूमिगत रहकर सारे आपातकाल के समय सत्याग्रह करते रहे। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं नागरिक अधिकारों को बहाली के लिए वे लड़ते रहे। याद रहे, उस समय वह केवल 23 और 24 वर्ष की आयु के थे। देश में आपातकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने अविवाहित रहकर अपना सारा जीवन देश एवं समाज की सेवा में लगा दिया। 1978 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालीन प्रचारक बने। 2007 में उनके जिम्मे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण के कार्य का दायित्व आया। साथ ही 2007 से 15 तक वे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मध्य क्षेत्र में के संगठन मंत्री रहे। 2015 के बाद वे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के हित रक्षा प्रमुख के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हित रक्षा प्रमुख के नाते वे सर्वत्र देश को प्रवास करते हैं। भारत के जातीय समुदाय के लोग से सतत मिलते हैं। उनके सामाजिक एवं आर्थिक संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए वे सदैव प्रयत्नरत हैं। जनजातीय लोगों के विकास के लिए की गई विविध सरकारी योजनाओं के सुचारू संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं चाहूंगी कि अब मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह यहाँ आए और आज के विषय जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष व्याख्यान का आरंभ करें। धन्यवाद। हाँ, श्री माननीय गिरीश जी कुबेर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते विवेकानंद जी। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आज बहुत ही अपने देश के लिए और सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही आनंद का और महत्व का दिन भी है। ऐसा मुझे लगता है कि आप भी सभी महसूस कर रहे हैं। जब से भगवान बिरसा मुंडा जी के इस जन्मदिन के निमित्त जो एक जनजाति गौरव दिन और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी घोषणा हुई, तो स्वाभाविक ही एक बहुत आनंद की लहर पूरे देश में चल रही है। और इस निमित्त स्थान स्थान पर पूरे देश भर में इस प्रकार के जनजाति गौरव दिन के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ श्यामलाल महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रवि नारायण कर, उनके सभी सहकारी, सबके नाम मैं अभी नहीं लेता हूं, डॉक्टर प्रभात जी शर्मा हैं, डॉक्टर सीताराम कुंभार, प्रोफेसर कुशा तिवारी जी, और भी ऐसे अनेक महाविद्यालय के जो आयोजन समिति में है, ऐसे सभी लोगों को मैं
प्रारंभ में ही एक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त कुछ जनजाति समाज के संबंध में और मुख्य रूप से जनजाति गौरव दिन के विषय के संबंध में कुछ मन के विचार आप सबके सम्मुख रखने के लिए एक मौका दिया। इसलिए मैं मुख्य रूप से प्राचार्य जी का और सभी उनके सहकारियों का प्रारंभ में ही आभार व्यक्त करता हूं। ये जो 75वां स्वाधीनता का वर्ष चल रहा है, उसी समय ये जनजाति गौरव दिन की घोषणा हुई, किंतु यह जनजाति गौरव दिन आज 75 वर्ष के बाद क्यों आया, ऐसा भी अनेकों के मन में प्रश्न होगा। वैसे तो देश में जो यह जनजाति समाज है, जो अपने भारत का संविधान बना, तो ऐसे पहाड़ जंगल में रहने वाले, उनकी एक विशिष्ट जीवन पद्धति है, जैसा उल्लेख किया, उनकी एक विशिष्ट कला है, संस्कृति है, एक कल्चर है। और मैं तो ऐसा कहूंगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक प्रभाकर मांडे, एक भाषा विषय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो कहते थे कि अगर आपको भारत का दर्शन करना है तो आपको शहरों में नहीं होगा, आपको गांव में जाना पड़ेगा। और गांव से भी अंदर सुदूर जंगल में अगर वन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर जो भारत है, जिस भारत के स्वतंत्रता के लिए अनेकों ने बलिदान दिया, जिस भारत की संस्कृति परंपरा एक कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व को सत्शील चारित्र संपन्न, इस प्रकार का एक मानवता का संदेश देने वाली जो भारतीय संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए अनेकों ने बलिदान किया। तो ऐसा भारत कैसा है, उसका रीति रिवाज क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी जीवन पद्धति क्या है। जैसा उल्लेख हुआ कि आज पर्यावरण की बहुत चर्चा हो चलती है, तो पर्यावरण पूरक जीवन मतलब क्या होता है, पर्यावरण का शोषण नहीं किंतु दोहन करते हुए किस प्रकार से जीवन जी सकता है। ऐसे अनेक बातों को अगर हमको देखना है तो इस जनजाति क्षेत्र में भी हमको प्रत्यक्ष जाना होगा, प्रत्यक्ष वहां रहते हुए अनुभव करने की आवश्यकता है। आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के निमित्त कुछ जनजातियों के गौरव के संबंध में हम विचार यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन ही हमने देखा तो एक आइकॉन के रूप में है, और वो केवल जनजाति समाज के लिए नहीं तो पूरे देश के ही है। जनजाति समाज जिनकी सूची संविधान में बनाई है, किंतु हमारे देश के लिए सभी लोग साथ में लड़े। जैसे कि गीत में बोला है कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए। तो रामायण महाभारत काल से देखेंगे, मुगलों के समय भी महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना रही, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ महादेव कोली रहे, उनका रिश्ता नाता भी रहा, जैसे श्री कृष्ण की उलुपी या अरुणाचल की मिश्मी जनजाति की है, भीम की पत्नी एक हिडिंबा, वो दिमासा जनजाति की नागालैंड की है। इसीलिए उस गीत में दूसरी पंक्ति है, पहली जो मैंने बताया कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। तो एक दृष्टि से यह सही है कि ये काल चक्र जैसे चलता गया तो हमारा जो रिश्ता नाता है जो अनादिकाल से है, और इसीलिए और एक गीत में भी ऐसा कहा है कि कौन आदि है। इस देश में हम आदिम जाति आदिम संस्कृति का विषय करते हैं, तो एक बार इस संबंध में भी हमने सही, मुझे ऐसा लगता है कि संशोधन पर आधारित करने की आवश्यकता है कि कौन आदि है। हम सब अनादि है, हम सब भारतवासी है, तो ये सब भारत में रहने वाले, तो इसलिए ये जनजातियों का गौरव दिन के निमित्त अगर हम जनजाति कौन है, तो जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो संघर्ष किया, केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सभी क्षेत्र में काम किया, केवल उलगुलान का आंदोलन करते हुए ब्रिटिशों के साथ तीर कमान से संघर्ष करके बलिदान नहीं किया है। हम तो जानते हैं उनके जीवन में जो ईसाई धर्म में उनकी शिक्षा होने के पश्चात उनको जब ध्यान में आया कि हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, हमारी जमीन है, जो धरती है,
ये सबको छेद देने वाला, ये हमसे छीनने वाला जो समाज है, इसलिए उन्होंने कहा कि टोपी टोपी एक समान है, ये ब्रिटिश हो या ईसाई मिशनरी हो, ये उनकी टोपी एक ही है। मतलब दोनों एक ही है, जो हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता, हमारी जमीन सब छीनना चाह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने संघर्ष केवल नहीं किया, तो स्वधर्म के प्रचार भी उन्होंने किया। और उनके जीवन में एक घटना कभी ऐसे बताते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि एकदम कुछ जैसे बिजली गिरती है उस प्रकार से हुआ, उनका चेहरे का रंग बदल गया, ऐसे भी कथाओं में कहते हैं। और तब से उन्होंने कहा कि मैं धरती का आबा हूं, और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को धरती का आबा भी कहते हैं। और उन्होंने तब से समाज में सुधार लाने के लिए प्रयास किया कि जो मांसाहार है उसके संबंध में कहा, शराब के संबंध में उन्होंने कहा, अपने स्वधर्म की रक्षा करें, अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो धर्म की रक्षा भी की, समाज में सुधार भी किया। एक दृष्टि से वो संत ही रहे। वैष्णव पंथ के किसी साधुओं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने समाज को फिर से अपने स्वधर्म में लाने का प्रयास भी किया। और समाज में इस प्रकार से स्वधर्म का काम, समाज में सुधार का काम और सेवा का भी काम किया कि उन्होंने उनके जीवन में जब वो जड़ी बूटी कोई दवाई देते थे, बहुत बीमार, तो इतने लोग आने लगे तो उनको वो भगवान बोलने लगे कि इनकी दवाई से किसी भी प्रकार की बीमारी एकदम ठीक होती है। आज भी हम जड़ी बूटी के बहुत अनुभव देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा, और उनका जीवन कितना है, 1875 से 1900, मतलब केवल 25 वर्ष के उम्र में इतना बड़ा सभी प्रकार का इस देश के लिए, इस समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, अपनी रीति रिवाज परंपराओं के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, अस्मिता है, उसकी सारी रक्षा के लिए और भूमि की रक्षा के लिए ही जिन्होंने संघर्ष बलिदान किया, ऐसे अनेक लोग हैं। उसमें भगवान बिरसा मुंडा जी का एक आइकॉन के रूप में हम देख सकते हैं। और हम आज समय तो कम है, किंतु एक संक्षिप्त में अगर हम सारे इस जनजाति समाज के संघर्ष मुगलों के बाद के भी देखेंगे, तो हम तो बोलते हैं कि 1857 में संघर्ष जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन उसके पूर्व 1771 में वो चेरो जनजाति का संघर्ष हुआ। 1781 में तिलका माझी, उन्होंने अंग्रेज को तीर कमान से उड़ा दिया। 1797 में पलसी राजा केरल का, उनका भी संघर्ष रहा। 1829 में मेघालय में, उस समय का आसाम है, यू तीरथ सिंह जो जयंतिया जनजाति समाज के हैं, उन्होंने किया संघर्ष। तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद भी हम देखेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि 1932 में नागा रानी गाइडिनल्यू जिन्होंने संघर्ष किया, और नागा रानी ने जो स्वधर्म हरक का स्वधर्म की स्थापना की, तो नागा रानी जी का जो इतिहास है कि आजादी के बाद भी उनको 6-7 साल भूमिगत रहते हुए काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अपना स्वधर्म है, जो नागा धर्म है, चंद्र सूर्य की पूजा करते, प्रकृति, उसकी रक्षा करना है। जो धर्मांतरित लोग हैं उनको वापस लाना है। तो वहां बहुत उनको इस काम के लिए बहुत थ्रेटनिंग था, तो उनको भूमिगत रहते हुए आजादी के बाद भी जिन्होंने काम किया, ऐसी नागा रानी गाइडिनल्यू है। उसी प्रकार से मानगढ़ जो भीलों का संघर्ष 1913 में हुआ, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीमा पर है, और वो तो भील समाज का संघर्ष है। लगभग 1500 भीलों का वहां बलिदान हुआ, और वहां जिनके नेतृत्व में आए वो गुरु गोविंद सिंह, वो तो भील समाज के नहीं, वो तो आज के बंजारा समाज के हैं। लेकिन जिन्होंने अपने देश के और भक्ति आंदोलन शुरू किया, और भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी जिन्होंने लोगों के मन में गुंजाई, ऐसे गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भी मानगढ़ में भीलों का सत्याग्रह, ऐसे अनेक है। तो इतने सारे जो संघर्ष है, ये सारे संघर्ष ये जनजाति समाज उस समय नहीं, उसके पहले मुगलों के समय भी देखेंगे। तो ऐसे सारा जो जनजाति समाज है, तो आजादी के पश्चात जब भारत का संविधान बना, तब ऐसी जो जातियां हैं, जो भील है, गोंड है, उरांव है, संथाल है, कि जो ब्रिटिशों की नीति के कारण, क्योंकि हम इतिहास ऐसा देखेंगे तो मुगलों के जाने तक वहां जनजाति समाज की जो जंगल है, भूमि है, इस पर कोई कानून नहीं बने थे।
इसीलिए जनजाति क्षेत्र में जैसे राणा प्रताप के साथ भील लड़े, महादेव कोहली शिवाजी महाराज के साथ लड़े, तो सब लोग साथ में लड़े। लेकिन ये जो आजादी के बाद ये जो अलग जनजाति करके क्यों सूचित किया, ये भी हमारे मन में आता है। तो ये जनजाति गौरव दिन है, तो जनजाति मतलब कोई समाज से अलग नहीं है। यहाँ कोई शहरवासी है, कोई ग्रामवासी, कोई नगरवासी, हम सब भारतवासी हैं। तो हम सब एक ही है। तो जनजाति क्यों किया, तो इसलिए हमको थोड़ा सा अंग्रेजों के जमाने की कुछ बातों को भी याद करना चाहिए। उसका भी एक अध्ययन और रिसर्च करने की एक बहुत आवश्यकता है कि हम गिरीश जी आपकी आवाज कट। हाँ सभी अभी आवाज आ रही? हाँ 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 हाँ, एक फोन आया था जी। तो इस प्रकार से ब्रिटिशों के जमाने में, जैसे हम तो जानते हैं कि ब्रिटिश बहुत होशियार थे, उन्होंने सोचा था कि यावश चंद्र दिवाकर बस इसी पर, इस भूमि पर हमको राज करना है। तब उन्होंने क्या किया, तो जब उनको ध्यान में आया कि ये जो संघर्ष जो पहाड़ जंगलों से आ रहा है, तो उन्होंने ऐसा तय किया वो कौन लोग हैं, कहाँ हैं, जरा एक बार गिनती तो करे। इसलिए एक छोटी गिनती उन्होंने पहले जो की थी वो 1820 में की, वो एक पार्शली केवल किया उन्होंने। लेकिन 1857 का जब सत्याग्रह हुआ, तब उनको ध्यान में आया कि ये बहुत बड़ा संघर्ष है, सब लोगों के साथ हम एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो इस समाज को हम कैसे विभाजित कर सके। और उन्होंने जनगणना का एक शस्त्र हाथ में लिया और पहले उन्होंने जो पहले 1871 में, 1857 के सुमर के बाद 1871 में ये पहले जनगणना की, और वहां जो पहाड़ से रहते थे उनको उन्होंने ट्राइबल शब्द नाम दिया। 20 साल के बाद 1891 में उसको फॉरेस्ट ड्वेलर्स नाम दिया, 1901 में एनिमिस्ट कहा। उस समय के जनगणना के अधिकारियों का उसका भी आप संशोधन करते, ऐसे बहुत अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने कहा कि एनिमिस्ट करके हम हिंदू समाज से उनको अलग नहीं कर सकते, ये भूत प्रेत विश्वास करने वाले, ये हिंदू समाज की संस्कृति पूजा पति, इसमें कोई अलग नहीं है, पंच तत्व की पूजा कर रहे हैं। जैसे ऋग्वेद काल से, ऋग्वेद में भी अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव है, पंच तत्व, उसी पंच तत्व की पूजा करने वाला, प्रकृति के रूप में ईश्वर को देखने वाला ये समाज है, अलग नहीं कर सकते। फिर भी उनको अलग करना था, इसीलिए अलग अलग शब्द देते देते 1931 के जनगणना में पहले बार उन्होंने आदिवासी शब्द दिया, और उन्होंने इस समाज को सारे हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया। और ये अलग करने के बाद केवल उतना रुके नहीं, तो उन्होंने कुछ एक्सक्लूडेड एरिया किया कि उनके विकास के, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कोई शहर के विकास हो, लेकिन जो वन क्षेत्र, पहाड़ का क्षेत्र है, उसको, जिसको आज हम 5वीं अनुसूची बोलते हैं, 6वीं अनुसूची बोलते हैं, वो एक्सक्लूडेड, पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया है, वो उन्होंने घोषित किया। और वो घोषित करते हुए उनको समाज से अलग रखा। किंतु हम जानते हैं कि जैसे एजेंसी एरिया बोलते हैं, कि उस क्षेत्र में उन्होंने एजेंट रखा ब्रिटिशों ने, आज भी आंध्र तेलंगाना में उसको एजेंसी एरिया बोलते हैं। तो एजेंट को सभी अधिकार थे, वो कभी भी किसी को भी बिना कोई सुनवाई करते हुए फांसी पर भी चढ़ा सकता था, और वहां की जो लकड़ी है, वहां का खनिज है, वो सारा नियंत्रण वही करता था। तो एक दृष्टि से उस क्षेत्र में ये जनजाति समाज जो पीड़ित हुआ और जब गरीब होने लगा, वास्तविक जनजाति समाज राजा, और इसका इतिहास हम उसके भी पहले से देखेंगे। तो अगर अखंड भारत के हम जो कल्पना करते कि जब पाकिस्तान भी अलग नहीं हुआ था, कि तुर्कस्तान, ये सब बातें थी, उस समय पूर्वी ईरान से लेकर बर्मा से थाईलैंड तक हम देखेंगे तो भारत की सीमा का रक्षा करने वाला यही समाज था, यही जातियां थी, जिसको आज हम जनजातियां बोलते हैं। मतलब एक दृष्टि से देश के रक्षक वो शुरू में रहे, और उसके बाद भी अंग्रेजों के जमाने में जहां पर रिसोर्सेस है, वहां जंगल है, जहां पर खनिज है, उस सारे खनिज की, इसकी रक्षा भी उन्होंने की है। लेकिन आजादी के बाद हम देखेंगे तो आजादी के बाद 70 साल में जो एक विकास का दौड़ चला है, तो विकास के लिए संसाधन लगेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आज का जनजाति क्षेत्र है, जो सेंट्रल इंडिया में, भारत के मध्य में, गुजरात से वहां पर बंगाल तक जो फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बंगाल का कुछ हिस्सा है, बाई और राजस्थान, गुजरात है, वो सारे रिसोर्सेस और जनजाति समाज की बस्ती वो वही है। और इसीलिए पानी डैम भी बनना है तो उन्हीं का विस्थापन है, माइंस है तो उन्हीं का विस्थापन है, लोहा खनिज जो भी हमको चाहिए विकास के काम के लिए, सीमेंट, तो वो वहीं पर
सारे रिसोर्सेस लेना पड़ेगा, तो इसीलिए विस्थापन भी उन्हीं का हुआ है। और आजादी के बाद गत 70 साल में जो भी देश के विकास के लिए लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उसमें 50% से अधिक जनजाति समाज की जनसंख्या केवल 8.5% है, किंतु विस्थापन उनका 50 मतलब 6 गुना अधिक, जिन्होंने एक दृष्टि से अपनी भूमि छोड़ी है देश के विकास के लिए। उनका कितना पुनर्वास हुआ है नहीं हुआ है ये तो अलग समस्या है, किंतु उन्होंने छोड़ी है, अपने कानून के अनुसार छोड़ी है, नाराजी से भी छोड़ी होगी, लेकिन उन्होंने छोड़ी है और उसी के कारण अपने देश का विकास। तो एक दृष्टि से उन्होंने देश के विकास में आज उनका त्याग में उनका जीवन भी है। तो इसलिए देखेंगे कि इसी समाज को आर्य चाणक्य के समय आटविक बोलते थे, और उस समय भी हम सब लोग साथ में रहते थे। मतलब चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त समय से उल्लेख किया है कि शहर नगर जो है वो केवल 5% क्षेत्र में होना चाहिए। उस नगर की आपूर्ति करने के लिए जो बाजू में ग्रामीण क्षेत्र जहां खेती फसल है वो लगभग 29% होना चाहिए, लेकिन बाकी सारा जो है वो वन क्षेत्र ही रहना चाहिए, जहां आटविक बोलते हैं। और चंद्रगुप्त जी ने कहा है, मतलब आर्य चाणक्य ने भी कहा है कि ये आटविक समाज के साथ कभी संघर्ष मत करिए। और जब कभी नगर में कोई विद्रोह होता है, नगर के सेना है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ये आटविक सेना बुलाई जाती थी और वो सब इसमें सहयोग करते थे। लगभग 40% सेना ये आटविक सेना थी, क्योंकि वो घोड़े है, हाथी है, तीर कमान है, ये सब चलाने वाला ये समाज था। आज भी अमरकंटक के क्षेत्र में हम देखेंगे जो अगरिया समाज है उसके आज भी लोहा बनाने की प्रक्रिया के कुछ अवशेष बाकी है। मतलब ये जनजाति समाज कोई पीछे नहीं था, ये राजा भी था, ये त्यागी भी है। तो इसीलिए ये जनजाति समाज कौन है, इसके मुझे लगता है कि ये जो गौरव दिन हम मना रहे हैं इसका एक आइकॉन है आज भगवान बिरसा मुंडा जी का, जो एक जन्मदिन के निमित्त हम कर रहे हैं। किंतु जनजाति समाज का गौरव अनेक बातों में है, और ये जनजाति समाज मतलब एक दृष्टि से अपने ही पुरखे पूर्वज है, जो ऋग्वेद काल में जिस प्रकार से, क्योंकि दूसरा हम इतिहास देखेंगे तो जनजातियों को जिनको कहा है उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहले शहर में थे, कुछ संघर्ष हुए, जैसे राजपूत है, भीलों के साथ राजपूत साथ में लड़े, लेकिन कुछ राजपूत जैसे नंदुरबार का जो एक सातपुड़ा पहाड़ है, वहां काठी, मोलगी, गंथा ऐसी 7 संस्थान है, वो राजपूत राजाएं हैं, उनके वहां के पूर्व में रहने वाले भीलों के साथ उनका विवाह हुआ, कुछ लोग भिलाला बने, कुछ बारेला हुए। ये सारे अलग अलग होने के बाद आज भी वहां होली के दिन ये काठी, मोलगी, गंथा इन सारे संस्थानों के राजा है, जो 400 साल पहले राजस्थान से वहां आए। और उनका इतिहास देखेंगे तो अहिल्याबाई होळकर जी हो या बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ हो, वो सयाजीराव गायकवाड़ भी अपने शिकार के लिए ये नंदुरबार के धड़गांव के जंगल में आते थे, जो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर है, क्योंकि वहां का जंगल खत्म हुआ था, तो जंगल में उनकी मुलाकात होती थी, एक साथ रहते थे। बड़ौदा के राजा शिकार करते थे और वहां के भील राजा उनको सहयोग करते थे। आज बड़ौदा के सयाजी राजे उनके दरबार में भी भीलों के राजा के चित्र है। तो इसीलिए हम सब हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े हैं, लेकिन ब्रिटिशों ने नीति के कारण वहां उन्होंने 1793 में 1793 में सेटलमेंट एक्ट लाया। मतलब जो जंगल के राजा थे वो गरीब हो गए, उनका सारा जंगल फॉरेस्ट शासन के मालिकी का हो गया, और वो जितनी खेती कर रहे हैं बस उन्हीं का आपको पट्टा मिलेगा। नहीं तो उसके पहले इस प्रकार के कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड का पट्टा का विषय नहीं था। तो सारे परिसर को, प्रकृति को ही एक साथ सामूहिक जीवन जीने वाला ये समाज था। और इसीलिए इस जनजाति समाज की इन सारे विषयों का ऐसा लगता है कि उनका ठीक से अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। आज एक मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रबुद्ध जन महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र, जिनमें संशोधन करने की एक कला भी है, उनका अध्ययन भी है, वो उसके संबंध में उस प्रकार की सारी कौशल भी जानते हैं। तो जिसको बोलते हैं कि सबॉल्टर्न स्टडी, जैसे वंचित समाज के बारे में, तो हम उसके बारे में अध्ययन तो करते हैं, लेकिन
उनकी जो अनेक गौरवमय परंपरा है, उनका इतिहास भी है, उनके कला गुण है, इन सारे बातों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। तब ये पता चलेगा कि ये जनजाति समाज मतलब अपने भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, ये कोई अलग नहीं है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में भी आदिवासी शब्द नहीं रखा है। ऐसी जो जातियां हैं जो शहर में रही है, कोई अछूत के कारण, छुआछूत के कारण जो पीछे रही, उनको उनकी अलग सूची बनाई, वो शेड्यूल्ड कास्ट है। लेकिन पहाड़ जंगलों में रह रहे, उनकी क्यों अलग बनाई? तो उनकी एक विशिष्ट भाषा है, उसका बचना चाहिए। उनका जो विशिष्ट कल्चर है वो बचना चाहिए। और उनका कल्चर जो है, उनकी जो आस्था है और परंपरा है, वो कोई अलग नहीं है। फेथ एंड कल्चर अलग नहीं है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में अभी एक बड़ा आंदोलन कल्याण आश्रम के माध्यम से भी अलग अलग खासी, गारो, नागा, मिजो, सारे जनजाति समाज में एक धर्म संस्कृति का एक आंदोलन शुरू हुआ है। और उनका स्लोगन यही है कि लॉस ऑफ फेथ इज लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज लॉस ऑफ नेशनलिटी। और इसीलिए ये जो जनजाति समाज है, ये कोई अलग नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार का भी एक ऑथेंटिक स्टैंड है। हम सबको पता है कि जब यूनो में ये इंडिजिनियस डे के संबंध में जो चर्चा हुई, उस समय भारत का एक अधिकृत स्टैंड भारत ने रखा है। जब नरसिंह राव पंतप्रधान थे, उस समय जो प्रतिनिधि गए थे, तब अपने भारत सरकार ने कहा है कि इंडिजिनियस डे, विश्व में ऐसी जनजातियां है, जो ऐसी लोग हैं जिनको खदेड़ दिया, उनको वहां से नष्ट कर दिया, वो पैगन्स होंगे, माउरीज होंगे, वो वहां के मूल निवासी जरूर है, वो इंडिजिनियस है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, हम सभी मूल निवासी। जब 50 में संविधान बना तभी, और उसके पहले से भी हम देखेंगे तो जो भी हम लड़े, हम विदेशियों से साथ में मिलकर लड़े। इसलिए हम सभी लोग यहाँ के मूल निवासी है। ये भारत सरकार का स्टैंड है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गौरव दिन हम मना रहे हैं, ये जनजातियों का गौरव मतलब भारत का ही गौरव है। हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा की है, देश की रक्षा की है, उनका गौरव। उसी प्रकार जनजाति समाज में अनेक अन्य भी बातें हैं। जैसे आज ही हम देखते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार जो नए नए लोगों को मिल रहा है, तुलसी गौड़ा जो कर्नाटक की है, जिन्होंने 30,000 स्पीसीज का प्लांटेशन किया है। मतलब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आशा ऐसा बोल सकते हैं। भूरीबाई जो झाबुआ की है, वो एक जनजातियों की जो एक पेंटिंग है, उसके लिए उनको पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र में रहीबाई पोपेरा है, जिसको सीड मदर बोलते हैं। आज हम जानते हैं कि आज जो चोरी चपाटी हो रही है, वो जीन्स की हो रही है, सीड्स की हो रही है। ऐसे समय में जो बायोडायवर्सिटी एक्ट आया, अगर हम देखेंगे तो ये बायोडायवर्सिटी भी किसने बचा के रखी है? तो आज हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में और वन क्षेत्र में रहने वाला जो वनवासी है। इसीलिए आज जगह जगह वन सब्जियों के कार्यक्रम भी हो रहे। वनवासी कल्याण आश्रम उसका आयोजित करता है। तो जंगल से सैकड़ों प्रकार की पत्ते है, कंद है, उसको लेकर वो सब्जी बनाते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन आज बॉटनी के लोग कर रहे हैं। और उनको ध्यान में आ रहा है कि ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां है, सीड्स है, उसको आज बचाने के लिए आवश्यकता है अग्नि की। और इसीलिए जो पर्यावरण पूरक जो जीवन है, उसका जो ज्ञान है, जो ट्रेडिशनल है, आज ठीक है, आज के बोटेनिकल नेम उनको पता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि कौन सी वनस्पति उसको किस प्रकार से उपयोग होता है, कौन सी बीमारी के लिए उपयोग है, वो भी उनका ट्रेडिशनल नॉलेज। उनके नृत्य और संगीत भी देखेंगे। जशपुर में कल्याण आश्रम का 1952 में प्रारंभ हुआ, वहां पर नृत्य संगीत की लोक कला के कार्यक्रम होते हैं। तो जब कोई अलग मांदर बजाने लगता है, तो वहां के जो पुरखे हैं वो रोकते हैं। वो बोलते हैं कि मांदर ऐसा गति से नहीं बजाना, ये डिस्को नहीं है। ये मांदर के जो ढोल है, उसका रिदम अपने जो हृदय की धड़कने हैं, उसी धड़कनों की गति में चलती है। एक तो उसके 50% कम है या उसके दुगना है, लेकिन कैसे भी आप बजाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। और इसीलिए जनजाति समाज रात भर नाचता है, वो हृदय के गति से ही उनके बजते हैं। तो इसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये लोक कलाएं मतलब कोई दर्शनीय नहीं है। वो जनजाति समाज के पुराने लोग कहते हैं कि ये तो लोगों को सम्मिलित होने का विषय, सब मिलकर इस आनंद में सम्मिलित होना है। ये कोई दर्शनीय बात नहीं है, इसमें सब मिलकर उसको सम्मिलित होना चाहिए। और उनके जो भी गीत है, वो कोई मनोरंजन के गीत नहीं है, वो सब ईश्वर की आराधना है। और ईश्वर मतलब क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति के ही सारे बातों को, चंद्र सूर्य धरती
जो नया अनाज आता है, नया खानी, उसी की सरहुल पूजा हो, कर्मा पूजा हो, वही प्रकार से होती है। तो एक दृष्टि से प्रकृति को, एक दृष्टि से जो देता है वही देवता है। हम भी जानते हैं आज पर्यावरण की चिंता सब दूर विश्व के समिट में भी हो रही है। तो ऐसे समय इस पर्यावरण के बारे में भी जो जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसका दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है, वो ऐसे अनेक विज्ञान के हैं, ऐसे बॉटनी के हैं, ऐसे छात्रों ने जाकर गांव-गांव में करना चाहिए कि एक मैंडेट है कि हर ट्राइबल विलेज में वहां के जनजाति लोगों से व्यक्तिगत बात करके हुए उनके माध्यम से ये बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि जनजाति समाज के गौरव के ऐसे अनेक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन आज ये जनजाति गौरव दिन के निमित्त भले कुछ देर हुआ होगा, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम 1952 से ही, जैसे ही देश आजाद हुआ, तब ये जनजाति समाज के बारे में विचार करते हुए 700 से अधिक जो देश में जनजातियां हैं, उसमें ये वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हुआ। उसका उद्देश्य वही है कि जनजाति समाज की धर्म संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनका परंपरागत ज्ञान, इसकी रक्षा करते हुए उनका विकास करना है। और इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम 1952 से ही काम कर रहा है। और ऐसे जो आज हम गौरव दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो रोहतासगढ़ है बिहार में, जो चेरो, खैरवार और उरांव समाज के उत्पत्ति स्थान मानते हैं, वहां गत 15 साल से रोहतासगढ़ का महोत्सव बसंत पंचमी में शुरू किया है। अभी अभी भी वहां के राज्यपाल भाई आकर गए। उसी प्रकार रानी मां गाइडिनल्यू की 26 जनवरी 2015 को ही उनकी जन्मशती पूरे देश भर में मनाई। कि नागा रानी कौन है? वो केवल नागालैंड की नहीं है, वो नागा राज्य भी अपने देश के साथ जुड़ा रहने के लिए, वो अलग ना हो, इस अलगाववाद को बचाने के लिए नागा रानी ने काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अनेक जनजाति महापुरुष, जनजाति वीर है, और साथ साथ जनजातियों की जो कला, संस्कृति, परंपरा और उनकी जीवन जीने की कला है, जो प्रकृति के साथ, मैं भी प्रकृति का एक अंश हूं, इसको मानते हुए जिस प्रकार की जीवन पद्धति है, वो आज निश्चित ही अपने ही देश के लिए नहीं तो सारे विश्व के लिए भी एक मार्गदर्शन पर हो सकती है। और इसीलिए ये गौरव में जो बातें हैं, इसको उजागर करने की आवश्यकता है। और वर्तमान में ही कुछ पिछले 1996 में जो एक पंचायत राज का पेशा कानून भी आया, 2006 में वन अधिकार कानून आया, तो ये कोई जंगल का अधिकार देने की बात नहीं है। पेशा कानून में पंचायत का विस्तार करके जो परंपरागत टोला पारा है, जो मुंडा मानकी पटेल है, उनके नेतृत्व में ग्राम सभा करना, ये पुरानी उनकी जो परंपरा है, इसको फिर से जीवित रखना है। उनका जो सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार देना मतलब अधिकार नहीं, वो ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उनके पास जो परंपरागत ज्ञान है, तो उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी और उस वन पर्यावरण की रक्षा भी उनके सहयोग से हो सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका गौरव ये केवल उनको कुछ न कुछ बातों की योजनाओं का केवल लाभ देते जाना, ये बात न होते हुए उनके संसाधनों पे आधार पर वो पहले ब्रिटिशों के पहले तो संपन्न थे। और इसीलिए वनाधिकार कानून के प्रियम्बल में ही कहा है कि ब्रिटिश काल से जो नियम बने, कानून बने, आजादी के बाद भी कानून बने, उसके कारण जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है इस जनजाति समाज पर, ये संविधान में 2006 में जो कानून बना है, संसद ने बनाया, उस कानून के पहले पंक्ति में लिखा है इस ऐतिहासिक अन्याय को हम दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका गौरव पुनः जागरण करने का काम ये उसी समय से प्रारंभ में से ही शुरू हुआ है। 1996 में भी ये कानून, लेकिन इसका क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। और इस क्रियान्वयन करने में मुझे ऐसा लगता है कि ये जनजाति का गौरव मतलब हमारे देश का गौरव है, हमारी परंपरा का गौरव है, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है। और इसीलिए इन सारी बातों को लेकर जनजाति समाज जो कुछ आज की विकास की गति से थोड़ा दूर रहा होगा, शिक्षा वहां नहीं पहुंच रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं जा रहा होगा, तो ये सारी बातों को पूरी करते हुए उनके सारे परंपरागत ज्ञान और इसको लेकर उनके अंदर की सारी क्षमता को हम संजोते हुए उस समाज को भी आगे लाए और उसके साथ साथ अपने भारत माता की जय बोलने के लिए उस जनजाति समाज भी अपने गौरव को फिर से महसूस करे। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि ये जनजाति गौरव दिन ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष में एक दृष्टि से प्रारंभ हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में 75 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन देश के जीवन में इस प्रकार से जो सैकड़ों साल जो पारतंत्र में रहा और अपना स्वत्व खो दिया,
ऐसे देश को अगर फिर से जगाना है तो इसका सत्व जहां पर है वहां से हमको प्रारंभ करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दृष्टि से हम इस जनजातीय गौरव दिन की ओर देखना चाहिए। और इसके लिए जो जो महाविद्यालय के स्तर पर भी इस प्रकार का अध्ययन हो, इस कुछ प्रकार का संशोधन हो, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी इस जनजातीय गौरव दिन का एक दृष्टि से हम गौरव दिन मनाएं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर से एक बार समय मैं ज्यादा लिया हूं, आप सब ने मुझे समय दिया, इसलिए फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरी बात को मैं पूरा करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद गिरीश जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और हमें जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, ये सारा जो मार्गदर्शन रहा बिल्कुल समग्र रहा है। आपने प्राचीन समय से लेकर मध्ययुगीन समय से लेकर अर्वाचीन जो आधुनिक समय है वहां तक के सारे पहलुओं को छुआ और साथ में वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों में जनजातीय समाज की आवश्यकताएं क्या है, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये आप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आपने किताबों से सिर्फ पढ़कर नहीं कहते, आप इन सब नीतियों से संबंधित है और नीतियों को सकारात्मक प्रभावित करने में आपका योगदान रहा है। क्योंकि आपका मुझे सानिध्य भी मिला है और इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आपसे बहुत सारी चीजें सीखने की मैंने कोशिश की है। आपके सामने तो एक छोटे से बिंदु है, लेकिन आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने जैसे कहा कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखरे, एक बड़ा परिवार हमारा, हम पुरखे सब एक ही है, ये जो आपने कहा। इसीलिए हम जो कहते हैं कि ये जो एकता का भाव होना चाहिए, एकता के सूत्र में पिरोने का भाव, कि हम जो कहते हैं हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले, ऊपर दिखते भेद भले हो जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले। हमारा जो जीवन रस है, जो ऊपर में दिखने वाली जो विविधता है, उसके उसके रस में जो मुख्य बिंदु जो है वो एकता का ही बिंदु है। एकता के सूत्र में हम अनेकता को सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम मनाते हैं। और मैं आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि है वे भी, उनका भी योगदान, क्योंकि उनका भी जीवन इस विषय को समझने में, और मैं उनसे अक्सर मिलता रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि विवेकानंद, मैंने तय किया है कि साल भर में कम से कम एक किताब तो मैं जरूर लिखूंगा, और उनके अध्ययन का और लेखन का मुख्य बिंदु ही वनवासी जीवन रहा है। हम उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर और चूंकि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया, हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के पहले आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप तुंडुवार सर का परिचय कराने के लिए वर्षा कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। वर्षा, सर का परिचय करा दीजिए बेटा। वर्षा, आप मेरी आवाज सुन रही है? यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही बेटा। हाँ वर्षा, वर्षा एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लेना बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू जरा चेक कर लेना। हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है वर्षा? आ रही है सर? जी जी बेटा, हाँ। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, मुझे लगता है आपकी आवाज में इंटरनेट में इशू है। मैं ही सर का परिचय करा देता हूँ। मैंने अभी ही छोटा परिचय मैं उनका आमंत्रित करने के पहले मैंने सर का छोटा परिचय करवा ही दिया था। बिंजारी नगर महाविद्यालय नागपुर में डॉक्टर संदीप तुंडुरवार सर सहायक प्राध्यापक, उसको कहते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे वे कार्यरत है। और मैं व्यक्तिशः इसलिए भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उनका परिचय कराते हुए उनका सानिध्य मुझे मिलता रहा है और उनका मार्गदर्शन हमेशा ही मुझे मिलता रहा है। मैं उनको अपने गुरु के समान ही देखता रहा हूँ।
उन्होंने स्नातकोत्तर का जो अध्ययन है एमए राज्य शास्त्र में किया है। उसके उपरांत उन्होंने बीएड किया है। पीएचडी सेट की एग्जाम जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होती है, वे एग्जाम उन्होंने पास कर रखी है। आगे चलकर उन्होंने और एक स्नातकोत्तर अध्ययन किया है, गांधीवियन विचारधारा में उन्होंने एमए किया है। और मुझे ये भी कहना चाहिए यहाँ पर कि वे नागपुर में अध्यापन करते हैं और सेवाग्राम से नजदीक होने के नाते गांधी जी का जो आश्रम है उसकी जो भी व्यवस्था है उससे उनका संपर्क रहा है। सर, मैंने उस दिन सब जब सर को निमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा कि औरोबिंदो का जो आश्रम है पौंडीचेरी में, उनका निमंत्रण उनको है और उस विषय पर भी तो भारतीय राजनीतिक विचारों पर उनका गहरा अध्ययन है, पकड़ भी है जनजाति जीवन के अलावा। उन्होंने 25 वर्ष से अभी अध्यापन का कार्य जो है उन्होंने अध्यापन का कार्य वे कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे छात्रों ने पीएचडी की है और उनके अनेक सारी जो किताबें हैं, मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा था कि विवेकानंद, मेरा ये प्रण है कि प्रति वर्ष कम से कम एक किताब निश्चित प्रकाशित होनी चाहिए और वे करते रहे। जब भी मैं जाता हूं तो उनकी एक किताब वो भी मुफ्त में लेकर आता हूं। तो उनकी अनेक सारी किताबें, उनके सारे अनेक सारे शोध प्रबंध प्रकाशित हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में सर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और हमें मार्गदर्शन करने के लिए इतने संयम से बैठे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर आज के इस कार्यक्रम में, आप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, प्रणाम और नमस्कार। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, दोबारा इस तरह का विश्वास भी आपने जताया, दर्शाया, इसके प्रति मैं आपके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। श्यामलाल कॉलेज के ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना और आईक्यूएसी के माध्यम से आज का ये जो विशेष व्याख्यान जिस संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है उसका एक औचित्य है, उसकी एक प्रासंगिकता भी है जनजातीय गौरव दिन के संदर्भ में, उपलक्ष्य में। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानाचार्य प्राचार्य डॉक्टर रवि नारायण कर सर, इस कार्यक्रम के आयोजक आईक्यूएसी के समन्वयक डॉक्टर उषा तिवारी मैम, एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर प्रभास सर, डॉक्टर सीताराम कुंभार सर, इसी राजनीति विभाग के विभाग प्रमुख शिशिर मैम, विवेकानंद सर जी जो मेरे मार्गदर्शक भी है, वो भले ही मुझे गुरु कहते हैं लेकिन वो भी मेरे गुरु है, मार्गदर्शक ऐसे नहीं है, परम मित्र भी है। और जब भी चर्चा होती है नए नए विषयों के ऊपर में, हम एक दूसरे के साथ में बहुत सारी बातों को साझा भी करते हैं। डॉक्टर धनराज मसाम सर भी जुड़े हुए हैं और आज के जनजातीय गौरव दिन के संदर्भ में अतिशय उद्बोधक, समर्पक, सर्वव्यापी सभी संदर्भ बिंदु को जिन्होंने जोड़कर हमारे सामने एक विषय समझते हुए या विषय को आकार देने हेतु उन्होंने जो अपनी बात रखी, वो गिरीश जी, आदरणीय गिरीश जी, मंत्रमुग्ध करने वाली उनकी वाणी थी, मंत्रमुग्ध करने वाला विषय था, क्योंकि हम तो छात्र के रूप में या शोधार्थी के रूप में हम अपनी बात को रखते हैं। सही मायने में जो लोग कृति करते हैं, काम करते हैं, उनके माध्यम से आने वाली बातें सबसे ज्यादा अपने हृदय को भी, हृदय तक पहुंच भी जाती है, हृदय को झंझोड़ कर भी देती है। और इसलिए आज का जो दिन भी है और बात है, उसके बारे में अगर हम हर्ष जताना चाहते, खुशी मनाने की कोशिश करते, तो ये स्वतंत्र भारत की 75वीं जो हमारा अमृत महोत्सव आज हो रहा है, उसका भी एक पूर्ण रूप कहिए या पूर्ण स्वरूप कहिए, ये भी आज के माध्यम से मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सर ने एक संदर्भ बिंदु के जो शुरुआत की थी और विवेकानंद सर ने भी जो पृष्ठभूमि रखी है, उसको ही साथ में लेकर मैं कुछ बातों को सिर्फ यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सही मायने में देखा जाए तो हम सभी एकात्म हैं और हम एकात्म होने के नाते हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, इसमें भी हमारी एकात्मता झलकती हुई नजर भी आती है। मैं एक कोट करना चाहता हूँ अरुणाचल की नेपा की जो आदिम जनजाति है, जनजाति, उनके सूक्त में, उनकी प्रार्थना में जो वचन आते हैं वही ऋग्वेद के सूक्त में भी आते हैं, ईशोपनिषद में भी आते हैं, बुद्ध के वचन में भी आते हैं।
इतनी एकात्म हमारी परंपरा संस्कृति है, और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भले ही हम अलग अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारी कुछ बातें भी कुछ न कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम विविधता में एकात्म साधे हुए हैं। और भारत का संविधान इस सभी को मूर्त रूप देने वाला एक सशक्त संविधान के रूप में भी हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। उनका जो केबांग नाम की एक जो प्रार्थना सभा होती है, वहां पर ये कहा जाता है कि है हमारे भाई हो, हमारे ग्रामस्थ हो, हमारे बंधु हो, हम सभी लोग प्रार्थना के रूप में इस पंचायत को मजबूती करने का एक आह्वान करते हैं। हम अपने नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, लेकिन सभी के लिए ये सभी समान रहेंगे। हम सभी लोग प्रतिष्ठापूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने का प्रयास करेंगे और दूसरों को भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए भी हम प्रेरित करेंगे, उनके साथ में उसी तरह का हम व्यवहार करेंगे। हम अपनी बातों को, जैसे मुर्गा सुबह सूरज निकलते ही अपना एक बुलंद आवाज करता है, उसी तरह हम किसी की भीड़ न देखते हुए, किसी की मुर्वत न करते हुए हम अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखने का हम प्रयास करेंगे। हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं सभी के लिए समान है और हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे। समता का जो बात, जो समता की बात है, वो इन जनजातियों के सभी क्षेत्र में, सभी संदर्भ में हमें दिखाई पड़ती है। और इसीलिए हम ये नहीं कह पाते कि जनजातियां कुछ अलग होती है, जातियां अलग होती है, या बाकी नागरी समाज हो, शहरी समाज हो, वो अपनों से भिन्न होता है। ऋग्वेद के सूक्त में भी आता है कि हम साथ साथ चले, साथ साथ व्यवहार करें और समता का परिचय दें। इस महान परंपराओं को, महान अपनी पर आस्थाओं को हम सिर्फ श्रद्धा के तौर पर नहीं देखना चाहते, हम धरोहर के तरफ देखना चाहते। उसका इतिहास या उसकी जो विरासत है, वो विरासत को हम कायम रखने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं जिनको युग कर्ता कहा जाता है। ये सही मायने में बिरसा मुंडा भी युग करता है। भारत की पृष्ठ पटल पर आज के वर्तमान संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व या स्वतंत्रता आंदोलन के काल को अगर हम देखते हैं, तो कुछ कम सालों में भी एक कामयाबी बोलिए या अपना एक प्रभाव बोलिए, इन लोगों ने छोड़ दिया है। बिरसा मुंडा को सिर्फ 25 साल का सिर्फ उन्हें उम्र मिली और भारत को, पूरे विश्व को व्यापने की उनकी क्षमता भी हमने देखी। आज उनके नाम से जनजातीय गौरव दिन जो मनाया जा रहा है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक माइलस्टोन बन गए। भगत सिंह ने केवल 24 साल की उम्र में सभी भारत की छात्राओं में, युवा शक्ति में अपनी एक जान फूंकी। और स्वतंत्रता आंदोलन की बात क्या हो सकती है, इसका एक प्रमेय, इसका एक परिचय भी उन्होंने दिया। स्वामी विवेकानंद जिनको सिर्फ 39 साल मिले और पूरे विश्व में भारत की जो परंपरा है, आस्था है, श्रद्धा है, उसको उन्होंने जिस तरीके से रखा, आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद को नतमस्तक करता है, नतमस्तक होता है। गणेश शंकर विद्यार्थी 41 साल की सिर्फ उन्हें उम्र मिली और वो भी अपना एक नाम छोड़ दिया। हमारे नागपुर के एक आंदोलनकारी, सत्याग्रहकारी शहीद शंकर महाले, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, 18 साल होने की राह ब्रिटिशों ने देखी और नागपुर की जेल में उन्हें फांसी पर चढ़ा दी। उनके पिताजी की मृत्यु भी सत्याग्रह में हुई। अनेकानेक अनामिक जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, इन सभी ने इस भारत को बनाया है। सभी ने भारत की विरासत में भी अपना योगदान दिया। सर मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कुछ फोन आ रहा है सर के मोबाइल पे। से उसके तरफ देख कोई फोन आया होगा जिसकी वजह से जब डिस्टर्बेंस हो गया सर। सर आप म्यूट पे है सर। तब हमें पता चलता है कि बोस नाम का एक विचारवंत है, एक समाज शास्त्री, वो बात करता है, जो सर ने भी बात रखी कि नहीं,
जनजातियां कोई अलग नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से जो लोग अलग होते हैं, स्वतंत्र, उनकी एक परिभाषा होती है, उनका स्वतंत्र शैली समूह जीवन होता है, एक अलग सी भाषा बोली जाती है। खास तौर पर जब बाह्य आक्रमण होता है तो आक्रमणकारी को लड़ाई के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से उसको शह भी दिया जाता है। तो शायद यही बात है, मैं तो ये जिक्र करना चाहता हूँ 1285 में जब पहले अफगान शाह भारत में आया था, उसके खिलाफ भी जो लड़ाई हुई थी उसमें हिराज शाह कमालिनी नाम के एक व्यक्ति ने, आदिम व्यक्ति ने, आदिम कहे या जनजातियों के व्यक्ति कहे, उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा और इतिहास संग्राम में उसका भी नाम लिखा गया। शायद हमें यह भी पता होगा कि अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो उसके खिलाफ भी लड़ने वाली पहली आदिम जनजातियों के लोगों की ही टोली थी। भले ही ब्रिटिशों ने उसके अलग अलग नाम दिए होंगे, लेकिन सर ने जो बात कही कि संरक्षण करने वाला समुदाय, हमारे साथ में रहने वाला समुदाय, संस्कृति, हमारी परंपराओं को एक उच्च स्तर पर लेने वाला समुदाय, इसके तौर पर हम जनजातियों को देखने की कोशिश करना चाहिए। प्रभा सर ने भी एक अच्छी बात जो बात रखी, जो बिंदु रखा उन्होंने पर्यावरण के संदर्भ में, मैं कुछ बिंदुओं को इस संदर्भ में और आगे लेकर जाना चाहता हूँ और जोड़ना भी चाहता हूँ। हमारे विवेकानंद सर तो गढ़चिरौली जिले के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका आदिम या जनजाति समूह में रहे हैं, दुर्गम भागों में गए हैं, पहाड़ों में रहे, और उन्हें पता है कि उनकी जीवन शैली क्या है, उनका व्यवहार क्या है, और उनके तरफ हम किस तरह से देखने की कोशिश हम लोगों ने करनी चाहिए। उषा तिवारी मैम ने भी एक संदर्भ बिंदु रखा था, उसको भी मैं छेड़ना चाहता हूँ, उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। प्रभा सर ने जो कहा कि पर्यावरण के संदर्भ में उनकी जो बात है जनजातियों की सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या आज के वर्तमान में हम पर्यावरण के स्नेह पर या पर्यावरण के संदर्भ में उन लोगों पर विश्वास करने का काम करते, क्या इसको ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। खास तौर पर गढ़चिरौली जिला में मेंढा लेखा का जो प्रयोग है, जो देवाजी तोपा के माध्यम से उन्होंने, ग्राम सभा के माध्यम से उन्होंने निर्माण किया, 365 दिन लगातार वहां पर ग्राम सभा चलते, सिर्फ होली का दूसरा दिन अगर छोड़ दिया जाए, और ग्राम सभा के माध्यम से सभी विषयों पर, सभी बातों पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिया जाता है। जब तक आम सहमति नहीं बनती तब तक किसी विषय के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। आदिम ये जनजातियों ने हमें दिया हुआ एक तरीका जो है, क्या हम नागरिक शासकों में, नागरिक व्यवस्था में पाने की कोशिश या उसको लागू करने की कोशिश कर सकते, ये भी सोचने वाला एक मुद्दा है। उन्होंने अपने ग्राम को अपने तरीके से इस तरह से संरक्षित किया कि पूरे जल जंगल जमीन, जिसे वो कहते कि मावा नाटे मावा राज नाम की संकल्पना उन्होंने बनाई, कि यहाँ पर भी हमारा राज है और ऊपर में भी दिल्ली और मुंबई में भी हमारी सरकार है। राज यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाई आपकी आपसे है या आपकी दंड सत्ता के खिलाफ है। यहाँ पर जो भी बनाया जाएगा, गांव के लोगों को लेकर आप इसके बारे में चर्चा करो, विमर्श करो। और हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, वो आंदोलन का जो पृष्ठभूमि वो भी उस तरह की है। लगान के खिलाफ हुआ ये आंदोलन जहां तक बढ़ गया कि लोगों के मन में आंदोलन के साथ साथ में अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के बारे में भी उन्होंने झंझट भी रख दिया और प्रकाशमान भी करने की कोशिश की। और उन्होंने आत्मानुकल बोलिए या आत्म परिवर्तन बोलिए या आत्म साक्षात्कार के लिए भी प्रेरित किया। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बिरसा मुंडा के इसमें से आती है, और इसीलिए उन्हें अगर भगवान कहा जाता है या धरती बाबा कहा जाता है तो कोई उसमें दो राय नहीं हो सकती या अलग बात भी नहीं हो सकती। हम आज के दिन में क्या संदर्भ के साथ में देखना चाहिए, तो शायद डीएन मुजमदार भी इस बात के साथ में सहमत है, और वो भी ये कहते हैं कि जनजातियों ने जिस तरह से अपनी जल जंगल जमीन को संरक्षित किया है, उसके संदर्भ में संरक्षण करने के लिए उन्हें भी कुछ सहूलियत देना, कुछ उनके तर्क को, कुछ उनकी बातों को समझ लेने की कोशिश हम लोगों ने करनी चाहिए, ये भी मुजुमदार कहते। उन्होंने अपना अध्ययन किया लगातार 10 सालों से ज्यादा, उसी भागों में वो रहे, झारखंड के भागों में, बिहार के अलग सटे हुए भागों में, और उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से जो बात शासन तक पहुंचाई वो वही थी। ब्रिटिश काल की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में जो भी आंदोलन छेड़े गए और जनजातियों के माध्यम से जो भी आंदोलन छेड़े गए, उसका जो मूलभूत मुद्दा था वो तो उनकी अपनी आपकी एक लड़ाई थी। उनकी खुद की लड़ाई जब हम लोग देखते तब अपने समझ भी ये भी लेना चाहिए
कि नागर समाज में दो चीजें सबसे ज्यादा अलग हमें दिखाई पड़ती है, जो जनजातियों के तरफ से सही मायने में लेना चाहिए। जनजातीय समुदाय कभी भी संचय नहीं करता, वो ज्यादातर अपनी जिस तरह से नागर समाजों में हमें दिखाई पड़ता है कि नहीं, पैसा भी जमा करना चाहिए, संपत्ति भी जमा करना चाहिए, हमारा जो धान्य होता है, हमारी खरीद फरोख्त होता है, उसको भी जमा करने की हम कोशिश करते हैं। संचय न करते हुए उस संस्कृति को, उनके संस्कृति ने हम लोगों के सामने जो एक भाषा या एक नया मुद्दा रखा, वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हमारे जितनी जरूरत है उतनी जरूरत को हमने पूरा करना चाहिए और बाकी निसर्ग के साथ में रखना चाहिए। क्या ये पिछली वाली सदियों की, या जैसे भी मनुष्य प्रगत होने की कोशिश करने लगा, क्या ये भी बात गलत हो सकती है? हमने इनके बारे में भी सोचना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। दूसरी बात हमें दिखाई पड़ती है कि सबसे ईमानदारी वर्ग जो होता है, ईमान जिसे हम कहते हैं, आदिवासियों के बारे में, शायद आदिवासी शब्द का प्रयोग करे या नहीं करे, लेकिन जनजातियों के बारे में अगर जनजाति का शब्द अगर सही है तो हम ये समझ लेना चाहिए या सोचना भी चाहिए कि उनके वो लोग कभी भी किसी की बारे में बेईमानी की चीज निर्माण नहीं करते। लेकिन आज के वर्तमान में क्या नागर समाजों ने जनजातियों को ये बातों को सिखाना शुरू कर दिया, या उसके भी वो शिकार बन गए? इसके भी बारे में हमने ध्यान देना चाहिए। उनके भी बारे में अभी आजकल हम जब देखते हैं कि संचय करने की रुचि बढ़ने लगी है या बेईमानी की बात कभी कभी आ जाती है, तो क्या ये चीजें उनकी तरफ से नहीं आई, हमारे तरफ से हमने उनको दी? आदि ये जनजातियों की जो संस्कृति है सिर्फ हमें केवल दिशा देने का एक अलग सा काम करता है, एक समन्वयक जो हम बात करते हैं उसकी भी एक दिशा निश्चित करने का काम भी करता है। जिस कुपोषण की बात कही गई थी कि उनके माध्यम से हम क्या कर सकते, तो गढ़चिरौली जिला में या मेलघाट में भी ये प्रयोग हुआ कि जिस वन में वो रहते हैं, अरण्य में रहते हैं, वहां की उन्हें जो पता है, पौधे पता है, पत्ते पता है, वहां की जो निकली हुई चीजें जो रहती है, हंगामी हो या साल भर की हो, उसमें से हमारे पोषण के लिए कौन सा आहार अच्छा है, इसकी जो बात है या उसकी जो शिक्षा है, उसका जो ज्ञान है, उनके तरफ जितना ज्यादा है वो शायद हमारे वर्तमान संदर्भ में भी नहीं दिखाई पड़ता। और शायद इसीलिए हो सकता है कि गोंडवाना यूनिवर्सिटी जो गढ़चिरौली में है, वहां पे अभी एक सेक्शन वहां पे शुरू करवा दिया है। आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी नाम की एक संस्था काम करते है कुरखेड़ा में, और उनके सहयोग से वैद्य लोगों ने जो भी इस बारे में, औषधि के बारे में काम किया, उसका संवर्धन करने का काम अभी वो विश्वविद्यालय करने लगा है। तो ये उनके तरफ का जो ज्ञान है, जो सही मायने में हमारे लिए काम आ सकता है। आज के वर्तमान के संदर्भ को अगर जोड़ा जाए तो कोविड के काल में जो भी हमारा संघर्ष हमें दिखाई पड़ा, जो खासकर औषधि के बारे में था, उपचार पद्धति के बारे में था, तो हमने ये भी रेशो निकालना चाहिए कि वन संपदा के ऊपर में जो भी लोग रहते हैं या उसके ऊपर में जीने वाले लोग हैं, उनका रेशो कितना है, और शहरी भागों में जो भी लोग इससे आताहत हो गए उनका रेशो कितना है। तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि हर जगह में, हर प्रांत में जहां जहां पर जनजातियों का निवास है, उन जनजातियों के तरफ का जो ज्ञान है उसका संवर्धन करने का प्रयास हमारे तरफ से होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ संवर्धन किस तरह का होना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि कानूनी तौर पर सिर्फ संवर्धन हो, हमारा संवर्धन हृदय से हो। जब गांधी या विनोबा दिल की बात करते या हृदय की बात करते, तो हमारे साथ उनका भी रिश्ता हृदय से बनना चाहिए। इतने सालों में सर ने जो एक बात कही कि 70-75 साल में क्या ऐसा हो गया कि हम पृथकता की तरफ निकलने लगे, शायद ये भी हमें राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते इन जनजातियों के संदर्भ में जो भी अप्रोचेस रखे गए थे, उस अप्रोचेस में शायद पता होगा। एक वेरियर एल्विन ने एक अपना अप्रोच रखा था कि जनजातियों को पृथक किया जाए। एक दूसरा अप्रोच आया था, हमारे ठक्कर बापा ने बहुत बड़ा काम किया, संविधानिक व्यवस्था के माध्यम से जो उपाध्यक्ष भी रहे एक कमेटी के बारे में, और उनके माध्यम से जो सामित्वीकरण की संकल्पना उन्होंने यहाँ पर रखी, उसका भी एक चित्र यहाँ पर हम इसी दृष्टिकोण को भी देखना चाहिए। और एक तीसरा दृष्टिकोण उन्होंने रखा था जो डॉक्टर हटन का था, एकात्मवादी दृष्टिकोण। ये तीनों दृष्टिकोण को अगर सामने रखते तो जनजातियों के लिए कौन सा दृष्टिकोण आसान भरा होता है, ये भी हमने देखना चाहिए। भले ही विवाद हो सकता है या शायद उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना अप्रोच रखा था
और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग कुछ बातें न थोपे, हम एक बात कर सकते हैं कि उनके अंदर के लोगों से हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो नई आधुनिकता है, उसके साथ उन्हें परिचित करवाए और उनके ही माध्यम से परिवर्तन लाने की कोशिश करें। लेकिन जब प्रशासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था एक साथ चलने की कोशिश नहीं करती है, तब बहुत सारे प्रयोग अधूरे बन जाते हैं। मुझे लगता है कि हम इस सभी दृष्टिकोणों को अगर सामने में रखते, तो ठक्कर बापा ने जो एक अपना दृष्टिकोण रखा था कि नहीं, हम वहां तक पहुंचे, उन लोगों के साथ में रहे, उनके माध्यम से उनके धीरे धीरे उसमें उत्क्रांत वो अवस्था ये भी लाए कि हम उनको समझे, वो भी हमें समझे, और इस माध्यम से अगर हम इस पहलू को बदलने की अगर कोशिश करते हैं, तो राष्ट्रधारा में आने के लिए या राष्ट्रधारा में लाने के लिए कोई दबाव तंत्र की नीति लगाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं गिरती। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। सर ने जिस बारे में जिक्र किया कि भारत में, खासकर स्वतंत्रता भारत में जो भी आंदोलनपन के विस्थापन की जो भी समस्याएं यहाँ पर उपस्थित हो गई या निर्माण हो गई, उसका सबसे ज्यादा गहरा असर अगर किस कम्युनिटी पर बोलिए या किसी या समुदाय पर अगर बोलिए, तो सबसे ज्यादा जनजातियों पर हुआ है। और जब कानून की हम बात करते कि एक तरफ हमारा कानून कहता है कि जो ग्राम सभा के माध्यम से वो बात भी करता है कि ग्राम सभा है सभी जगह सशक्त रहेगी, और जब तक ग्राम सभा नहीं कहेगी कि यहाँ से विस्थापन नहीं करना है, तब तक उन लोगों को वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम जब भी बात करते हो, चाहे मुगल हो या ब्रिटिश हो या उसके पहले के राजा हो या आज की वर्तमान स्थिति हो या 1952 की स्थिति हो, जब भी उनके बातों में जब कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं लगती है, तब साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है। मैं जब भी देखता हूँ गढ़चिरौली जिले के हमारे स्नातक है, हमारे विद्यार्थी, जब भी मैं बात करता हूँ तब वो हम यही बात कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पर फूट डाली गई, हमारे यहाँ हम लोगों को आमिष दिखाई दिए जाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि हम आपको नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसके उपरांत ग्राम सभा निर्णय लेती है कि नहीं, हम विस्थापन के लिए तैयार और पूरी की पूरी जमीन, जंगल और जल आपके तरफ हम सौंपने के लिए तैयार है। ये जो चीजें है वो केवल कानून से नहीं आ सकती, ये मेरा मानना है। मेरा मानना ये है कि हम लोग अगर भातृत्व भाव से अगर देखते हैं, बंधुता के माध्यम से अगर देखने की कोशिश करते, तो उनके साथ में हम व्यवहार करते हुए भी बंधुत्व का ही व्यवहार हम लोगों ने करना चाहिए। शायद मैं ये मानता हूँ कि भारत में जो 7 से 5 जनजातियां इंडिकेट की गई है या समूह वहां माना जाता है, 10.43 करोड़ उनकी लगभग आबादी है, 8.60% उनका अनुपात है। मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ खासकर गढ़चिरौली जिले के बारे में। यहाँ में महिला और पुरुष का जो अनुपात है जनजाति में, वो लगभग सरीका है, 1000 और 1050, म्हणजे महिला ज्यादा है, पुरुष कम है। और भारत के संदर्भ में अगर मैं यहाँ पर संख्यात्मक विवरण देना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, तो आपको भी पता चलेगा कि अनुसूचित ये जो जनजाति है उसमें जो संख्या है लगभग 5 करोड़ 24 करोड़ लोग है, यानी पुरुष है, 5 करोड़ 19 लाख महिलाएं है। बाकी लोगों के साथ में इसका रेशो देखने की कोशिश कीजिए। जब हम जातिगत व्यवस्था की बात करते या बाकी समुदायों की बात संदर्भ में बात करते, तो सबसे ज्यादा हमें समता का जो भाग है हमें जनजातियों में दिखाई पड़ता है। और ये कहाँ से आती है समता? तो ये समता आती है उनकी संस्कृति और परंपरा से। और संस्कृति परंपरा किस नींव पर खड़ी है? तो मैंने अभी आपके सामने समकक्ष रखा था कि वो संचय नहीं करना चाहते, वो बेईमान नहीं थे, जितना श्रम करते उसमें वो आनंद मानते हैं, उसमें सुख मानते हैं। उनकी ज्यादा कोई ये नहीं है, आशाएं नहीं है, आकांक्षाएं नहीं, लेकिन एक मानव के तौर पर, एक सभ्यता के तौर पर हमने उनके साथ में रहना चाहिए, उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। मैं एक बात का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ, खासकर यवतमाल जिला और गढ़चिरौली जिले के संदर्भ में। वो भी ये मानते हैं कि जब व्यापारी लोग या बिचौलिए बीच में आना शुरू हो गया, तब से जनजातियों की संस्कृति एक तरफ से ध्वस्त होने लगी, या उसमें अलग तरफ से जो कुछ बातें हैं वो नागरिकरण की बातें घुसने लगी। और उसमें से हम समूह ने उनकी शुद्धता को बोलिए, उनकी एक अच्छी परंपरा को बोलिए, खंडित करने का हमने प्रयास किया। ब्रिटिशों ने जो 1873 में कानून बनाया, उस कानून के खिलाफ जो लड़ाई चली, आंदोलन चला बिरसा मुंडा का, उसका भी संदर्भ वही है। व्यापारियों और बिचौलियों को उन्होंने खुली छूट दे दी,
और मालगुजारी का एक निर्माण करवा दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का महसूल मालगुजार लोग वसूल करेंगे, और ये वसूल कर किया हुआ जो महसूल है वो आपने करना चाहिए, और फिर भले ही वहां पे दुष्काल आ जाए या विपत्ति आ जाए, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। और इसीलिए लगातार मुंडा जनजातियों में हमें आंदोलन दिखाई पड़ते। मैं इसमें यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सर ने बहुत यानी जो बात रखी है वो एक व्यापक तौर पर सर ने बात रखी थी। और ये जो संघर्ष है, वो संघर्ष का जब हम मुद्दा देखते हैं या बेसिकली मूलगामी या मूलभूत तत्व हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बारे में या इस संदर्भ में जो भी चर्चाएं होती है, वो चर्चाएं हमें दिखाई पड़ती है कि इसके पीछे की क्या कारण हो सकते हैं। अगर इन कारणों के आज के दौर में अगर हमने समझने की कोशिश नहीं की, तो शायद हम जो गौरव दिन मनाते हैं और गौरव दिन बाकी के दिनों के सरीका ही बन पाएगा। हमारी इस देश की एक सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को हमें अगर आगे लेके जाना है, विरासत के तौर पर अगर लेके जाना है, बंधुत्व को अगर हमें प्रवर्तित करना है, संवैधानिक रचना में जो भी मूलगामी तत्वों को हमने स्वीकार किया है उसको अगर हमें आगे लेके जाना है, तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो सीमाएं है, वो जातिगत सीमाएं है, वो जनजाति के तरफ देखने का हमारा जो रवैया है, उसको, उस दृष्टिकोण को हमने बदलने की कोशिश करनी चाहिए। शायद दो बातों का जिक्र करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। शायद 1952 के बाद भी उनके तरफ देखने का हमारा रवैया किस तरह का हो गया, हम उनको सरकारी मेहमान के तरफ जैसे देखने की कोशिश करने लगे। ये सबसे ज्यादा उनको जो बात उनको लगी या उनके हृदय को लगी, वो ये सबसे बड़ी एक बात थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका जो एक संस्कृति परंपरा से आने वाली चीज है कि हम ये कहते हैं कि वो व्यसनाधीन होते हैं। शायद हमने इसके ऊपर ज्यादा अध्ययन भी करना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। क्या वो 24 घंटे या 365 दिन व्यसन करते हैं, इसका भी हमने अध्ययन करना चाहिए। जब भी उनकी सन होते हैं या परंपराएं होती, उनका संस्कृति का दिन होता है, उस दिन को अगर हम छोड़ जाते हैं तो बाकी के दिन में वो जो कष्ट करते, उतनी कष्ट करने वाली भी जमात या लोग हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। हमारे नागपुर शहर में जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें बनी, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन बने, उनको बनाने के लिए अगर कहाँ का मजदूर आ गया तो छत्तीसगढ़ से आता है, वो झारखंड से आता है, और कहाँ जाता है, क्या कहा जाता है उनके बारे में, तो वो कहते हैं कि उनको अगर एक बार बता दिया जाए कि इस तरह का कॉलम हमें खड़ा करना है, इतने बाय इतने का ही हमें गड्ढा करना है या खड्डा करना है, इसमें इस तरह की बातें हमको वहां पे डालना है, तो पूरे की पूरी ईमानदारी से पूरे एक साथ यानी एकात्म होकर वो काम करते। लेकिन वही काम हमारे शहरी वाला मजदूर करता है क्या, ये भी हमने सोचना चाहिए। जब इस तरह के माइलस्टोन जनजातियों के बारे में अगर बन गए हैं, तो हमने सही मायने में एक गौरव भी मनाना चाहिए, उसका आनंद भी मनाना चाहिए। लेकिन मैं जाते जाते ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृति का जो चलता है, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया चलती है, वो एक तरफ से कभी भी नहीं चलती, वो दुहेरी होती है, दो तरफा चलती है। जो बातें हमारी अच्छी है वो बातें वहां तक जानी चाहिए, और जो बातें वहां पर अच्छी है वो बातें हमने स्वीकृत करनी चाहिए, और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए कि नहीं, ये बात जो है आपसे हमने ली है। हम बहुत बार ये करते हैं कि हम अपना जिक्र ज्यादा करते हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया उनका जिक्र हम करने की कोशिश नहीं करते। मुझे लगता है कि आज के दिन में इन तमाम जनजातियों को मैं तहे दिल से उन्हें मैं धन्यवाद भी देता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें अगर कहाँ से आई है, तो मुझे लगता है कि वो जनजाति के लोगों के ही माध्यम से आई है। और मेरा वजूद अगर अच्छा रहता है तो मुझे ये भी लगेगा कि नहीं, वो जनजाति के माध्यम से आया हुआ है। और मुझे भी लगता है कि हर साल में मेरे स्टूडेंट को हमारा जो स्टडी टूर निकलता है, खासतौर पर मैं जनजाति के लोगों की तरफ ही लेके जाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि हमने देखना चाहिए, वहां रहना चाहिए, उनकी परंपराओं को समझ लेना चाहिए, और कितने छोटे संसाधनों, कितने कम संसाधनों में एक कितनी खुशी पाकर लोग जीने की आज भी 21वीं शताब्दी में कोशिश करते हैं, उसको भी हमने देखना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये भी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो बातें हमने उनको अपने तरफ से सिखाकर उनको गुमराह करने की कोशिश की, शायद उसको भी हमें अभी अच्छा भी करने की कोशिश करना चाहिए। अलगाववाद की नीति वो वहां से नहीं आई, जनजाति से नहीं आई। अलगाववाद की नीति हमारे नागरिक व्यवस्था के माध्यम से आई। अगर हम नगरवासी, ग्रामवासी, शहरवासी
और जनजातिवासी अगर सब भाई है तो मुझे लगता है कि इस बारे में आज के दिन मेरे लिए तो आत्म परीक्षण का दिन है। आज आत्म परीक्षण करते हुए सर ने, विवेकानंद सर ने, अपने महाविद्यालय ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझ पर विश्वास दर्शाया, और मेरी हिंदी अच्छी नहीं होने के बाद में भी हमें सर कहते कि नहीं आपको आना है और बात रखना है, तो मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। गिरीश जी सर यहाँ पर रुके, बात उन्होंने सुनी, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। प्राचार्य सर को प्रणाम करता हूँ और मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार और प्रणाम। जय जगत। धन्यवाद सर, आपके समग्र भाषण के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने जो वास्तववादी आपका जो भी अनुभव रहा है, आपका जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, उसके आधार पर आपने विषय रखा। क्योंकि मैं भी गढ़चिरौली जिले से आता हूँ, लेखा मेंढा के आसपास ही मेरी माध्यमिक पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई हुई। जो आपने कहा कि मावा नाटे मावा सरकार, दिल्ली मुंबई मावा सरकार की जो बात वे करते हैं, तो ये सारे संदर्भ में आपने जो कहा, और आपने जो उनकी सांस्कृतिक विशुद्धता की बात कही, इस संदर्भ में, क्योंकि मैं भामरागढ़ तहसील से आता हूँ और वहां पे प्रकाश आमटे जी का भी एक प्रकल्प है। मुझे जब भी वे दिल्ली में आते हैं तो मुझे बुलाते हैं और उनको सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। वे कहते हैं कि क्योंकि मैं उसी संस्कृति में रहा हूँ, तो वहां पे कम से कम कपड़े जो है स्त्रियां और पुरुष पहनते हैं, फिर भी वहां पे कोई रेप की घटनाएं नहीं घटती है, जबकि शहरों में इतने सारे कपड़े पहन करके भी इतने सारे रेप की घटनाएं आए दिन, जो बलात्कार की घटनाएं जो है आए दिन हमको सुनने को मिलती है। मतलब क्या हुआ कि उनकी सभ्यता में जो विशुद्धता है, वो जो प्रवाह है, उसको कायम बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ में जैसे आपने कहा कि कुछ आदान प्रदान जो है उनकी विशुद्धताओं से हमें सीखना चाहिए, और हमारी जो प्रगति या जो भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा एक आगे बढ़ने की जो हमारी प्रक्रिया है, कोई भी समाज, मुझे लगता है कि एक जगह पे स्तब्ध नहीं रह सकता है, समाज को आगे बढ़ना होगा। और हम जनजाति समाज को एक म्यूजियम्स बना करके वहां जो जहां वे रहे हैं, और हम जाएंगे, हमारी किताबों में लिखेंगे और उनकी किताब पिक्चर्स निकालेंगे और फोटोज प्रकाशित करते हुए ये नहीं कहेंगे कि हम जनजाति कार्यकर्ता है। मुझे लगता है उन्हें भी प्रवाहित होने का, और ये आधुनिकता की इस प्रक्रिया में उसकी सहभागी होकर के उसके बेनिफिशियरी होने का अधिकार उन्हें भी है। आपने ये जो सारे विषय रखे, और मुझे लगा कि मैं गढ़चिरौली में गया हूँ और वो सारा जो चित्र है मेरे सामने आता गया। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले कुछ सम्माननीय व्यक्तियों ने आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि ज्योति मैम धन्यवाद ज्ञापन वे करेंगी। वे सारे नाम उनसे शायद परिचित नहीं होंगे, वे जुड़े थे। मैं चाहता हूं कि मैं उनका नाम यहाँ पर ले लूं। आज हमारे साथ एक ज्येष्ठ समाजसेवी राजकिशोर हंसदा जी जुड़े थे। सतीश मोकाशी जी हमारे सहकारी हैं, वे हमारे साथ जुड़े थे। संजीव सोनी जी, भारती वार्षिणी दीदी, वे हमारे साथ जुड़ी थी। संजीव दीक्षित जी जुड़े थे, विवेक भारती जी जुड़े थे। हम आपके आभारी हैं। आज हमारे साथ हमारे जो भी हमारे श्यामलाल महाविद्यालय से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हमारे बहुत सारे साथी जुड़े थे। उनमें डॉक्टर ज्योति अत्री मैम जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। डॉक्टर रमेश बर्नवाल सर हमारे साथी, हनुमान लाल मीना सर, वरुण पवार सर, श्रीनिवास मिश्रा सर, डॉक्टर रेखा कौशिक मैम, सुनीता पुनिया मैम, डॉक्टर सुरभि सहगल मैम, डॉक्टर श्याम सर हमारे राजनीतिक विज्ञान विभाग के, वे हमारे साथी हैं। साथ ही में नागपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर किशोर नेताम जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमारे सहकारी भी है, मार्गदर्शक भी है, और हमको जब भी आवश्यकता पड़ती है विदर्भ में तो वे हमारी सहायता करते रहते हैं। डॉक्टर रायन महाजन सर जुड़े थे। रांची से मेरे एमफिल के साथी राम प्रवेश कुमार जुड़े थे, और संकेत भोयर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से, वे जनजाति क्षेत्र में ही काम करते थे, वे भी हमारे साथ जुड़े थे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। मैं कुछ नाम मेरी मर्यादाओं के कारण छूट रहे होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के कार्यक्रम
मैं चाहता हूँ अगर कोई सवाल होंगे तो मुझे लगता है 1-2 मिनट सर, क्या हम कुछ सवाल ले सकते हैं धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम के पहले? प्रभात सर। हाँ बिल्कुल सवाल ले सकते हैं अगर किसी हाँ, इसी के साथ में डॉक्टर रमेश कुमार सर भी हमारे, डॉक्टर उमेश कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े थे। नाम छूट गया मेरे। अब मैं, कोई सवाल तो आया नहीं है। अगर हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे प्रतिभागी हैं, हम, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे विद्यार्थी इस अभी तक साथ में जुड़े हैं, और क्योंकि कार्यक्रम जुड़ने जैसा ही मुझे लगता है, कम से कम मुझे तो लगता है कि कार्यक्रम जुड़ने जैसा ही रहा है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप, या कोई जिज्ञासा हो जानने की कुछ चीज है, क्योंकि दोनों भी महानुभाव हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए जो उपस्थित है, इस हम कहते हैं कि दे आर द डॉयंस ऑफ दिस फील्ड, इस क्षेत्र के वो गहरे अध्येता अध्यापन करने वाले, अध्ययन करने वाले और अध्यापन करने वाले लोग हैं। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अगर आप पूछ ले। किसी के मन में कोई प्रश्न है? सर मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि दोनों भी उद्बोधन इतने समग्र रहे और व्यापक रहे हैं कि बहुत सारी जिज्ञासाएं और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे लगता है मिल ही गए हैं। अब मैं विवेकानंद जी बस सब प्रश्न शायद नहीं है किसी के, बस मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि संदीप जी की बस मैं सब बातों से सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, मैं इसका उन्हें शुक्रिया देना चाहता हूं। हाँ, मैं मतलब हिंदी बहुत अच्छी है। हमारे हिंदी पे जनरली महाराष्ट्र के लोग जो है, हम हिंदी जो बोलते हैं, बहुत बार हमारा ये होता है कि हम कभी कभी 1-2 मराठी शब्द आ जाते हैं, हमें लगता है कि मराठी वो हिंदी ही है। मेरे साथ भी अक्सर, क्योंकि मैं तो अभी हिंदी प्रदेश में 10-12 सालों से रह रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ भी यही होता है। तो हमें ऐसा भी लगने लगता है कि ऐसा बहुत बार हुआ होगा, तो हम इस प्रकार की जो शंका है उपस्थित करते हैं। पर जैसे सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आपकी हिंदी से अभी धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर ज्योति अत्री मैम को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर ज्योति अत्री। मैम आप म्यूट पे है, नहीं हो रहे? गौरव जी मैम को अनम्यूट करेंगे? हाँ सर, किसको सर? डॉक्टर ज्योति अत्री मैम। अच्छा, सुमन जी है। हाँ, सुमन जी। और एक नाम मैं भूल गया था कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, इनका सारा जो संचालन इतने सुचारू ढंग से होता है, उसके पीछे जो टेक्निकल सारी जो सहायता होती है सुमन जी की होती है, सुमन मैम। तो आपका भी आभार। वो तो जो फॉर्मली जो है वो आभार मैम करेंगी ही। मैंने भी सोचा कि एक डबल उसको ऐड कर देता हूँ ताकि अच्छा आभार हो जाए। तो मैम को आप थैंक यू सर। ज्योति सर मैम को कर दिया। जी जी मैम, आप अनम्यूट करें अपने आप। थैंक यू सो मच सुमन जी। मैं सबसे पहले तो सबको नमस्कार करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हमने जनजातीय लोगों के बारे में काफी कुछ सीखा। अच्छा, उसी प्रोसेस में सबसे पहले मैं हमारे प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि हैं श्री गिरीश जी कुबेर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप टुंडुरवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों ने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए बातचीत के लिए समय निकाला, जिससे हम काफी कुछ, हमारी नॉलेज जो थी ट्राइबल लोगों के बारे में बहुत एनरिच हुई है। अभी तक हमें शायद उतना पता नहीं था, बट अब हमें लगता है कि द ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी। तो हमें उन इश्यूज को जाके डीपली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में भी आना चाहिए। तो उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने न केवल जनजाति समाज के आत्मगौरव और सभ्यता और संस्कृति में प्रकाश डाला, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये रहा कि आपने जनजाति समाज से जुड़े हुए मुद्दों को हमें अपने बौद्धिक डिस्कशन में, बौद्धिक विचार विमर्श में लाना चाहिए। उस पे जो आपने प्रकाश डाला ये बहुत जरूरी है। हम बहुत सहमत हैं आपकी बात से और बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस चीज को अंडरलाइन किया। इसके साथ
इसके साथ ही मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर रवि नारायण कार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन की वजह से ही हम इस तरह के प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। उसके साथ IQAC कन्वेनर प्रोफेसर कुशा तिवारी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स में स्पेशली NSS के प्रोग्राम्स में लगातार सहभागिता करती रही हैं और मार्गदर्शन भी करती रही हैं। और हमारे जो NSS के प्रोग्राम ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रभात शर्मा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हमारी जो NSS कमेटी है, जिसकी मैं खुद एक मेंबर हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और मतलब वी आर इंक्लूडिंग द इश्यूज जिनको हमें पहले लगता था कि शायद वो NSS में नहीं है, बट आपने ट्राइबल इश्यूज के रिलेटेड जो भी मतलब ये डिस्कशन, ये लेक्चर कराया या जो ये टॉक रखी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दिस हैज बेनिफिटेड अस ऑल। और ये हमें रियलाइज कराया कि हाउ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी एंड डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू द ट्राइबल्स। इसके साथ ही मैं पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीताराम जी का भी इस प्रोग्राम में सहभागिता और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने कॉलेज के सुमन जी और गौरव विरमानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके टेक्निकल सपोर्ट की वजह से ही हम इस तरह के प्रोग्राम ऑनलाइन कर पाते हैं। नहीं, अगर उनका टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता तो हम लोगों को शायद इस तरह के प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता। सो थैंक यू सुमन जी एंड गौरव विरमानी एंड thanks once again sir, डॉक्टर श्री गिरीश जी कुबेर और डॉक्टर संदीप तुंडुरवार सर, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक्स टू सो मच मैम। और इस कार्यक्रम में मुझसे एक नाम छूट गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर रितु अग्रवाल मैम, मैंने उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आया था। वे बिल्कुल शुरुआत से अभी तक हमारे साथ जुड़ी रही, वे हमेशा ही जुड़ती है। बहुत बार क्या होता है कि सारे कार्यक्रमों में कुछ नाम छूट जाते हैं, सारे नाम मतलब उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता है, पर इस प्रकार से नाम छूट जाते हैं। आप हम सभी के साथ रहे, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। प्रभात सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सबका धन्यवाद। और मुझे लगता है कि फोटोग्राफ के लिए अगर चाहे तो हम कैमरे कुछ समय के लिए ऑन कर सकते हैं। कुछ लेते हैं, कैमरास ऑन कर लेते हैं, हम जितने भी जुड़े हुए हैं, अगर हम कैमरास ऑन कर ले तो एक फोटोग्राफ जो है हम सब लोगों की आ जाएगी। बाकी जो सब प्रतिभागी है, आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप अपना कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। आप हो गया फोटो? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद गिरीश जी, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी। सर प्रभात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। विवेकानंद सर, मिलते हैं। हाँ। गिरीश सर नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। सल्यूट करता है। सुमन जी आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। ओके सर, थैंक यू फॉर। ओके सर, थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी नहीं दिख रहे थे इसलिए उनका नाम नहीं ले पाया। कोई नहीं सर, काम कर रहे थे, गौरव जी का नाम, कॉलेज का काम कर रहे थे सर, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग और उसका लिंक जरूर भेज दीजिएगा सुमन जी। ठीक है सर, भेज देंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपने कराना, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि ये विषय नहीं, सबसे ज्यादा धन्यवाद तो विद्यार्थियों का। देखिए सारा परिश्रम वो